तो आज फुगावो फुगावो मतलब फुगावो मतलब मुद्रा स्फीति। मुद्रास्फीति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है ना। चलो, तो ये इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति जो है, फुगावो जो है, वो कब होता है? उस क्या बोल मतलब कब मुद्रास्फीति की परिस्थिति है ऐसा बोलेंगे? वो तो कोई चीज़ तो नहीं है ना, मुद्रास्फीति कोई वस्तु का नाम नहीं है, वो एक परिस्थिति का नाम है, वो अर्थतंत्र की एक परिस्थिति का नाम है ना। अर्थतंत्र की, देश के अर्थतंत्र की एक परिस्थिति का नाम है ना। चलो, तो एक स्थिति का नाम है, क्या है? स्थिति। तो कौन सी स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहेंगे? तो उसके लिए हमें दो चीज़ को ध्यान में रखना है। हमें ये पता है कि दो चीज़ हमें ध्यान में रखना है। एक तो वस्तु की मांग, है ना। वस्तु की मांग मतलब वस्तुनी मांग। दूसरा, वस्तु की पूर्ति। वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, है ना। केवल ऐसा नहीं कि वस्तु की मांग बढ़ जाए तो मुद्रास्फीति कहेंगे, या वस्तु के मूल्य बढ़ जाएंगे तो मुद्रास्फीति कहेंगे। उसको मुद्रास्फीति हम ऊपर ऊपर से कह सकते हैं कि हाँ, मूल्य वृद्धि को हम मुद्रास्फीति कह सकते हैं। हाँ, ऊपर ऊपर से ऐसा देखने को मिलता है कि मूल्य वृद्धि मतलब मुद्रास्फीति, लेकिन सही में ऐसा नहीं है। मूल्य वृद्धि होती भी है तब भी मुद्रास्फीति नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। और मूल्य वृद्धि नहीं भी है तब भी मुद्रास्फीति है, ऐसा हो सकता है ना। तो मूल्य वृद्धि नॉर्मली कैसे होती है? तो मूल्य वृद्धि नॉर्मली ये दोनों के इम्बैलेंस की वजह से होती है। मूल्य कमी भी होती है, वृद्धि भी होती है। ये दोनों अगर सेम है तो ना तो मूल्य वृद्धि होगी ना तो मूल्य कमी होगी। मूल्य, वस्तु की कीमत जो उसकी सही होनी चाहिए उतनी होगी, अगर ये दोनों का बैलेंस रहा तो। लेकिन 100% हर एक क्षेत्र में ये दोनों का बैलेंस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब ऐसा कोई आदर्श देखने को नहीं मिलता है, आदर्श परिस्थिति देखने को नहीं मिलती। कुछ कभी ना कभी वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति में इम्बैलेंस होता ही है ना। कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत तो इम्बैलेंस होता ही है। चलो, तो अभी हमें ये सीखना है कि ये इम्बैलेंस क्या होता है। तो हमें ये पता है कि वस्तु की मांग ज़्यादा है और वस्तु की पूर्ति कम है। मतलब चीज़ें कम है, मार्केट में चीज़ें कम है, लेकिन उसको खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं। मतलब खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं तो क्या हो गया, उसकी मांग ज़्यादा है तभी तो लोग ज़्यादा होंगे खरीदने वाले, है ना। तो खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं और वस्तु की पूर्ति कम है, तो क्या होता है, अपने आप बेचने वाले क्या करेंगे, भाव बढ़ा देंगे, है ना। क्योंकि कम वस्तुओं को ज़्यादा लोगों में तो हम बांट नहीं सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा पैसा देगा उसको हम बेचने की कोशिश करेंगे, इसलिए ज़्यादा पैसा उसका भाव बढ़ा देते हैं बेचने वाले। हाँ, इस वजह से वहाँ पे धीरे 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 होते हुए मुद्रास्फीति होती है, मतलब फुगावत है, मतलब इन्फ्लेशन होता है, मूल्य वृद्धि होती है ना। तो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति में ये वाला इम्बैलेंस है, उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं वस्तु की मांग कम हो जाए, वस्तु की पूर्ति बढ़ जाए तो मुद्रास्फीति होगी, उसको मुद्रास्फीति नहीं कहते, उसको फुगाव नहीं कहते, उसको मंदी की परिस्थिति बोल सकते हैं। हाँ, वस्तु की पूर्ति, वस्तु मार्केट में चीज़ें बहुत ज़्यादा है लेकिन खरीदने वाला कोई है ही नहीं, तो वो चीज़ें पड़ी रहेगी, बिगड़ जाएगी, है ना। इसलिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, बेचने वाले को क्या करना पड़ेगा, उस वस्तु की कीमत कम करनी पड़ेगी। और वस्तु की कीमत कम होने की परिस्थिति को मंदी कह सकते हैं, मुद्रास्फीति नहीं कह सकते, है ना। क्लियर। तो हमें क्या सीखना है, मुद्रास्फीति सीखना है। मंदी भी सीखने जैसी चीज़ है, लेकिन मुद्रास्फीति बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, वस्तु की मांग कब बढ़ती है, हमें मुद्रास्फीति सीखना है तो वस्तु की मांग कब बढ़ती है वो सीखना पड़ेगा, या वस्तु की पूर्ति कब घटती है वो सीखना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि मुद्रास्फीति कब होती है। क्लियर है। अच्छा, तो वस्तु की मांग कब बढ़ती है, हमने उस दिन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, आप लोगों ने बहुत सारे आंसर दिए थे। तो वस्तु की मांग कब कब बढ़ती है और वस्तु की पूर्ति कब कब घटती है। तो नॉर्मली वस्तु की पूर्ति में हमने देखा था कि या तो उत्पादन में वृद्धि हो, उत्पादन में वृद्धि हो तो क्या होता है,
उत्पादन में वृद्धि हो तो वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होगा तो वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी। मतलब वस्तु उत्पादन में कमी हो, सॉरी मैं मिस्टेक, उत्पादन में कमी हो तो क्या होगा, वस्तु की पूर्ति कम होगी। वस्तुનો પુરવઠો ઓછો હોય, પૂર્તિ मतलब પુરવઠો मतलब सप्लाई, मांग मतलब डिमांड, है ना। तो वस्तु की सप्लाई, पुरवठो, पूर्ति कम होगी, कब होगी, क्योंकि उत्पादन ही कम होगा। या तो फिर उत्पादन ज़्यादा हो गया है लेकिन कुदरती आपदा आ गई है, कुदरती आपदा आ गई और मतलब जितना उत्पादन हुआ था वो सब बह गया पानी में, या फिर सब जल गया आग में, हाँ, या सिर्फ भूकंप की वजह से सब खराब हो गया, गिर गया, टूट गया, कुदरती आपदा। तो उस टाइम पे क्या होता है, वस्तु की पूर्ति कम होती है। बहुत सारे मकान गिर गए, भूकंप आ गया, है ना, तो क्या होगा, पूर्ति कम होगी और उसको खरीदने वाले लोगों के पास घर ही नहीं है तो खरीदने वाले ज़्यादा होंगे। होता है ना, वस्तु की पूर्ति कम होती है आपदा की वजह से। अच्छा, ये दो चीज़ें खास है। वस्तु की मांग में कौन सी चीज़ें थी, हमने देखा था। वस्तु की मांग में कौन सी चीज़ें थी, ग्राहकों की आवक। तो ये आवक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा दूर लिख रहा हूँ मैं। आवक, आवक अगर बढ़ गई, आवक ग्राहकों की आवक अगर बढ़ गई तो वस्तु की मांग बढ़ जाए। सही बात है, कौन बोलता है ये 100% सही है। ग्राहकों 100% नहीं है सही। क्यों नहीं है सही, क्योंकि ग्राहकों की आवक बढ़ेगी लेकिन वो खर्च नहीं करेंगे तो, आवक बढ़ेगी लेकिन खर्च नहीं होगा तो, आवक વધારો થયો પરંતુ खर्च नहीं થાય, એ आवक वृद्धि खर्चમાં परिणामे, वो आवक वृद्धि खर्च में परिवर्तन होती है। हाँ, तो वो मुद्रास्फीति, तो वो वस्तु की मांग बढ़ेगी। लेकिन वो खर्च नहीं करेंगे तो बचत करेंगे, बचत करेंगे तो वो बचत करके उसको कहीं पे निवेश कर सकते हैं, निवेश मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, और निवेश करेंगे मतलब इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो वो उत्पादन में वृद्धि का उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन बचत कम कर देंगे तो निवेश कम होगा, और निवेश कम होगा तो उत्पादन में कमी होगी, और बचत कम करेंगे तो अपने आप खर्च बढ़ेगा, खर्च में वृद्धि होगी, है ना। मतलब खर्च में वृद्धि को हम दूसरे भाषा में ऐसा बोल सकते हैं, लोगों की खरीद शक्ति में वृद्धि, आवक वृद्धि को हम खरीद शक्ति में वृद्धि बोल सकते हैं, लेकिन वो खरीद शक्ति में परिवर्तन हो तब, है ना। आवक वृद्धि को थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ खरीद शक्ति। चलो, यहाँ तक हमने उस दिन देखा था, लोगों की खरीद शक्ति बढ़ेगी तो वो खर्च करेंगे मतलब खर्च तो कोई चीज़ खरीदने के लिए करेंगे, पैसा होगा, खर्च करने के लिए पैसा होगा तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, है ना। लेकिन वो आवक वृद्धि की बात करें तो आवक वृद्धि क्या होती है, आवक वृद्धि दोनों तरह पे इफेक्ट कर सकती है, वस्तु की मांग को भी बढ़ा सकती है और वस्तु की पूर्ति को भी बढ़ा सकती है। लेकिन उसने अगर वस्तु की मांग को बढ़ा दिया तो मुद्रास्फीति हो जाएगी, भाव बढ़ जाएगा, मूल्य वृद्धि हो जाएगी। लेकिन उसने वस्तु की पूर्ति को बढ़ा दिया तो बचत करके निवेश करके वस्तु की पूर्ति को बढ़ा दिया तो मुद्रास्फीति कम होगी, और वस्तु के मूल्य में कमी होगी। अब आवक वृद्धि, अभी दो चीज़ें, अभी आवक वृद्धि जो है उसके ऊपर कौन इफेक्ट कर सकता है, आवक वृद्धि जो है उसमें वो कैसे बढ़ेगी, मतलब लोगों की आवक बढ़ेगी तो वस्तु की मांग बढ़ेगी, लेकिन आवक कब बढ़ेगी लोगों की, हाँ, सरकार या कोई कंपनी उसको ज़्यादा पैसा कब देगी, हाँ, और सरकार भी उसको कब, मतलब लोग आवक वृद्धि कब होगी कि जब कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हो या बाहरी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, उसकी आवक वृद्धि होगी तब, है ना। तो उसकी आवक वृद्धि कब होगी, जब उसको वेतन ज़्यादा मिलेगा,
है ना। तो वेतन ज़्यादा मिलेगा तो उसकी आवक वृद्धि हो सकती है, लेकिन आवक वृद्धि तो 4 तरीके से हो सकती है ना। जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजक, है ना। श्रम जो करते हैं उसको वेतन मिलता है, वेतन के तौर पे उसकी आवक वृद्धि हो सकती है। जिसके पास पूंजी है उसको ब्याज के तौर पे आवक वृद्धि हो सकती है ना। जिसके पास ज़मीन है उसको ज़मीन का भाड़े के रूप में उसको आवक वृद्धि हो सकती है। और जो नियोजक है उसको लाभ के रूप में आवक वृद्धि हो सकती है कि नहीं। तो 4 तरीके से आवक वृद्धि हो सकती है: भाड़ा, ब्याज, वेतन और लाभ। हाँ, हम यहाँ पे सबसे मुख्य 2 चीज़ को ध्यान में लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि भाड़ा भी है, अगर उसकी आवक वृद्धि होगी ज़मीन वाले के पास तो वो भी कभी ना कभी पूंजी में और श्रम में परिवर्तन होगा ही होगा, क्योंकि उत्पादन होने वाला है, तो है ना। तो ये 2 चीज़ को हम अगर ध्यान में लें तो पूंजी और श्रम, लोगों को पहले श्रम की बात करें तो लोगों को, श्रमिक को आवक वृद्धि कब होती है? जब उसको वेतन ज़्यादा मिलता है। तो वेतन कौन देता है उसको? या तो प्राइवेट कंपनी में है तो प्राइवेट मालिक देंगे, हाँ, या तो सरकारी है तो सरकारी, मतलब सरकारी खर्च कहलाएगा, वो सरकार के लिए वो खर्च कहलाएगा, लेकिन लोगों के लिए आवक हो जाएगी। सरकारी नौकरी है तो उसको वेतन देने वाले सरकार पैसा देगी, तो सरकार के लिए वो खर्च हो जाएगा। तो सरकार खर्च करती है, क्या करती है? सरकार खर्च, सरकार खर्च करती है। तो वो 3 प्रकार के खर्च करती है। सरकार कितने प्रकार के खर्च करती है? 3 प्रकार के खर्च करती है ना। कौन से करती है पता है आपको? सरकार का पैसा कब कम होता है? सार्वजनिक चीज़ें बनाते हैं, देखो। तो सरकार सार्वजनिक चीज़ें बनाती है। सार्वजनिक मतलब गुजराती में जाहिर, सार्वजनिक चीज़ें, जैसे कि सरकार ने ब्रिज बनाया, है ना। सरकार ने ब्रिज बनाया तो ब्रिज बनाने वाले जो भी श्रमिक थे उसको वेतन मिलेगा, वेतन मिलेगा कि नहीं, है ना। सरकार ने डैम बनाया, सरकार ने स्कूल बनाया, स्कूल के लिए कर्मचारियों को पगार दिया, वेतन दिया। तो ये एक तो सार्वजनिक खर्च हो गया। और वहीवटी खर्च मतलब कानून का खर्च, ये सब वहीवटी खर्च, मतलब उसको प्रबंधकीय खर्च बोलते हैं, है ना। और तीसरा खर्च कहाँ करती है सरकार? ब्याज में खर्च करती है, पता है आपको? ब्याज, नाणकीय खर्च बोल सकते हैं उसको, लेकिन ब्याज, नाणकीय खर्च करती है। तो क्या होता है, सरकार जब होता है, मतलब सरकार जब बैंकों को, आरबीआई जो होती है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो तो सरकार का ही हिस्सा है ना, सरकार का हिस्सा हम उसको समझ सकते हैं। तो आरबीआई जो है ना वो ब्याज का मतलब रेट कम कर देती है, मतलब लोगों के पास जो पैसा लेती है ना, मतलब लोगों को जो पैसा ऋण पे देती है ना, ऋण के तौर पे लोगों को पैसा देती है, लोन देती है आरबीआई, अलग अलग बैंकों को लोन देती है और अलग अलग बैंकें हमें लोन देती है ना। तो वो ब्याज अगर कम लेंगे तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर आप लोगों ने समझ लिया ऊपर ऊपर से। यही स्ट्रक्चर हमें इसके बाद वाले चैप्टर में समझना होगा। यही स्ट्रक्चर के ऊपर से हमें इसके बाद वाला जो चैप्टर है, बैंकिंग वाला जो चैप्टर है ना, वो नाणकीय नीति, मुद्राकीय नीति, उसको समझना हो, उसके ऊपर से, मतलब इसके ऊपर से वो समझना है, इसलिए मैंने ये थोड़ा स्ट्रक्चर आपको बताया। अभी यहाँ पे हमें देखना है इस चैप्टर के अंदर कि ये मुद्रास्फीति होती कब है ना। तो मुद्रास्फीति होती कब है, तो उसके लिए पहला मुख्य रूप से 2 प्रकार है मुद्रास्फीति की वजह से, मुद्रास्फीति के कारण में मुख्य रूप से यहाँ पे 2 चीज़ दी है। एक तो मैंने यहाँ पे बताया मांग में वृद्धि, ये पहला कारण, वस्तु की डिमांड में वृद्धि,
है ना। दूसरा कारण यहाँ पे ये दिखाया गया कि खर्च में वृद्धि, है ना। तो ये मांग में वृद्धि मतलब ये मांग में वृद्धि सही है, लेकिन खर्च में वृद्धि कौन सी तरह है, तो यहाँ पे खर्च कौन सी बात कर रहे हैं, तो ये वाले खर्च की बात कर रहे हैं, ये खर्च में वृद्धि, है ना। लोगों की मतलब लोग बचत नहीं करते हैं और खर्च करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, खर्च में वृद्धि। तो ये दूसरा टॉपिक ये बताया गया है, और अन्य रीज़न बताया, दूसरे कारण बताएं। तो वो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे मांग में वृद्धि जो दिया है, मांग में वृद्धि, उसके अंदर भी कुछ कारण दिए गए हैं। तो पहला कारण मुद्राकीय दिया गया है। क्या दिया है, मुद्राकीय, है ना। तो अगर ये वस्तु की मतलब यहाँ पे वस्तु की मांग की बात कर रहे हैं, लेकिन वस्तु की मांग कब बढ़ती है, तो यहाँ पे हमें देखना है, जैसे कि हम वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति की बात कर रहे हैं, तो उसके उल्टा हम कर देते हैं। हम एक बात करते हैं, नाणा, नाणा मतलब हिंदी में क्या लिखा है, मुद्रा। तो मुद्रा की पूर्ति यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और मुद्रा की मांग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उल्टा कर देता हूँ। मुद्रा की मांग, मुद्रा का पूरा उल्टा होता है, वस्तु और मुद्रा का पूरा उल्टा है, दोनों एक दूसरे से पूरा विपरीत है ना। मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा होगी, अर्थतंत्र के अंदर मुद्रा ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा होगा, करेंसी ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा नोट छाप दिया, समझ लो सरकार ने, ऐसा करना नहीं होता है, लेकिन समझ लो कि सरकार ने ज़्यादा नोट छाप दिया, है ना, तो क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी लेकिन वस्तु की मांग बढ़ेगी, है ना। वस्तु की मांग बढ़ जाएगी अपने आप, क्लियर, है ना। लेकिन सरकार तो छापती नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नकली जाली नोट छापते हैं। वो जाली नोट छापने की वजह से क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है मार्केट में। और हाँ, मार्केट में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, जाली नोट घूमेंगे, तो जाली नोट घूमेंगे तो अपने आप लोगों के पास पैसा रहेगा, तो लोग सोचेंगे कि चलो हम खरीद लेते, ये खरीद लेते, वो खरीद लेते, खरीदते रहते हैं, है ना। तो मुद्रा की वृद्धि की वजह से वस्तु की मांग बढ़ती है, और वस्तु की मांग मुद्रा की पूर्ति के सामने बढ़ जाती है, लेकिन मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है ना, लेकिन वस्तु की पूर्ति नहीं बढ़ती। वस्तु की पूर्ति उतनी की उतनी रहती है, स्थिर स्थिर, यहाँ पे लिखा है स्थिर, स्थिर रहती है। क्या रहती है, स्थिर। वस्तु की पूर्ति स्थिर, मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा, वस्तु की पूर्ति स्थिर। तो एक अर्थशास्त्री मैक्लफ है, क्या नाम है उसका, मैक्लफ। वो क्या बोल रहा है कि मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा पैसा है, वस्तु की पूर्ति कम है, मतलब कम वस्तुएं हैं, तो ज़्यादा पैसा, है ना, ज़्यादा पैसा कम वस्तुओं को पकड़ने के लिए दौड़ता है। ज़्यादा पैसा, मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा है, ज़्यादा पैसा कम वस्तुओं को पकड़ने के लिए दौड़ता है ना। तो जब ज़्यादा पैसा कम वस्तुओं को पकड़ने के लिए दौड़ता है, तब मुद्रास्फीति का सर्जन होता है। क्लियर हुआ, ये कौन बोल रहा है, મેકલપ। हाँ, ગુજરાતીમાં ખૂબ વધુ નાણું ઓછી વસ્તુઓને પકડવા દોડે ત્યારે ફુગાવો સર્જાય, આવું કોણ કહે છે, મેકલપ કહે છે, બરાબર। याद रखજો वाक्य, ये याद रखना है। दूसरा, ये जो वस्तु की मांग बढ़ रही है, उसमें पहला मैंने बताया मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, यहाँ पे पहला लिख देता हूँ। दूसरा, जैसे मैंने बोला सरकार का खर्च बढ़ता है, यहाँ पे लिखा है ना सरकार का खर्च, ऊपर सबसे ऊपर खर्च लिखा है ना, तो सरकार का खर्च बढ़ता है, सार्वजनिक खर्च बढ़ता है। कौन सा खर्च बढ़ता है, सार्वजनिक खर्च, है ना। तो सरकार जब सार्वजनिक खर्च करती है, क्यों करती है सरकार, ब्रिज क्यों बनाती है सरकार, रोड क्यों बनवाती है सरकार, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाती है सरकार, स्कूलें अच्छी अच्छी बनवाती है ना। तो सार्वजनिक सरकार खर्च करेगी, तो वो खर्च करने समय जब वो कार्य करने वाले लोग होंगे उसको वेतन ज़्यादा मिलेगा, है ना। ब्रिज बनाने वाले लोग हैं तो ब्रिज बनाने वाले लोगों को, मजदूरों को ज़्यादा वेतन मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो वो तो उसके लिए आय वृद्धि हो जाए, आवक वृद्धि मतलब आय की वृद्धि हो जाएगी, और आय की वृद्धि हो जाएगी तो अपने आप वो वस्तु को खरीदने के लिए दौड़ेंगे। तो वस्तु को खरीदने के लिए दौड़ेंगे तो अपने आप वो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, वस्तु की मांग बढ़ेगी तो होगा, है ना। तो सरकार खुद अर्थतंत्र की प्रवृत्ति में जुड़ते हैं,
कैसे जुड़ते हैं? सार्वजनिक खर्च करके। सार्वजनिक खर्च कैसे करते हैं? सरकार में, जैसे ही मैंने बोला ना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, डैम बनाना, वो सब, है ना। फिर उस सरकार का उद्देश्य यह होता है कि लोगों को रोजगारी मिले। क्या मिले? सरकार का उद्देश्य क्या होता है ये सार्वजनिक खर्च करने का? एक तो मेन उद्देश्य होता है कि विकास करना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आंतरिक सुविधाएं, अंतर्माળखा की ढांचागत सुविधाएं, ये सब क्या है? ब्रिज है, ये डैम है, पानी की सुविधाएं, बिजली की सुविधा, है ना, इंटरनेट की सुविधा, टेलीफोन की सुविधा, मोबाइल की सुविधा, वो सब क्या है? ढांचागत सुविधाएं। कौन सी सुविधा है? नाम याद रखिएगा, ढांचागत, माળખાकीय सुविधाओं। क्या लिखा है मैंने ऊपर? ढांचागत सुविधा। एक तरह से ढांचागत सुविधाएं बढ़ती है, दूसरी तरफ रोजगारी बढ़ती है, लोगों को रोजगारी मिलती है ना। लेकिन रोजगारी मिलने के साथ साथ उसको वेतन के रूप में उसकी आय में वृद्धि होती है, तो वो खर्च करने के लिए दौड़ते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए? ये रोजगारी के लिए जो पैसा दे रहे हैं, सार्वजनिक खर्च के लिए जो पैसा दे रहे हैं, उसके सामने उतना उत्पादन भी तो बढ़ना चाहिए। जितना उत्पादन बढ़ेगा, हाँ, जितना उत्पादन बढ़ेगा उस हिसाब से अगर सरकार खर्च करेगी तो ठीक है। लेकिन उत्पादन कम हो रहा है और खर्च ज़्यादा हो रहा है, ये रोजगारी के लिए सार्वजनिक खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो इम्बैलेंस हो जाएगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। इम्बैलेंस हो जाएगा तो मूल्य वृद्धि हो जाएगा, मुद्रास्फीति हो जाएगा। तीसरा, कल आप में से किसी ने बोला था वस्ती वृद्धि, है ना, जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि होती है तो क्या होता है? पब्लिक ज़्यादा है। पब्लिक ज़्यादा है तो क्या हो? पब्लिक को तो जीवन ज़रूरत की वस्तुएं तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए उसकी मांग बढ़ती है। यहाँ पे आवक नहीं, आवक बढ़े चाहे ना बढ़े, लेकिन उसकी मांग तो बढ़ती ही है ना। और मांग बढ़ने के साथ साथ उसकी आवक में वृद्धि करना जरूरी है, इसलिए उसको रोजगारी देना भी जरूरी है। तो तीसरा कारण यहाँ पे वस्ती वृद्धि। तो पहला कारण हो गया मुद्रा की पूर्ति अधिक होना, दूसरा कारण हो गया सरकारी खर्च, मतलब सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक खर्च, और तीसरा कारण हो गया जनसंख्या वृद्धि। किसका? ये तीनों कौन से कारण है? मांग वृद्धि के कारण है। किसके कारण है? मतलब मांग वृद्धि क्यों होती है? मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से, सरकार के ज़्यादा खर्च, सार्वजनिक खर्च करने से, और तीसरा जनसंख्या वृद्धि होने से। ठीक है। दूसरा मैंने बताया था खर्च में वृद्धि। तो खर्च तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि लोगों की आय में वृद्धि होती है, लोगों की आवक में वृद्धि होती है, लेकिन वो आवक को वो बचत ना करते हुए खर्च करेंगे, बचत ना करते हुए खर्च करेंगे तो क्या होगा? मांग बढ़ेगी। लेकिन अगर वो बचत कर लेंगे तो क्या होगा? उस बचत का पैसा निवेश होगा, वो बचत का पैसा निवेश होगा, क्योंकि वो बचत करेंगे तो बैंक में पैसा डालेंगे, बैंक में पैसा डालेंगे, बैंक वाले क्या करेंगे? जो भी कंपनी, फैक्ट्री जो भी है, हाँ, उसको क्या करेंगे? लोन देंगे। वो लोन देंगे तो क्या होगा? निवेश हो जाएगा। वो निवेश होगा तो वो उत्पादन करने वाली जो भी कंपनी है, फैक्ट्री है, वहाँ पे निवेश हो जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे? ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे। ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे तो उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी तो वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी, तो अपने आप ये बैलेंस होने वाला है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? बचत नहीं कर रहे हैं, लोग खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये मुद्रास्फीति का प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन तीसरा कारण ये बताया गया, तो मुख्य रूप से तो यही दो कारण है, या तो वस्तु की मांग में वृद्धि होना, या तो खर्च में वृद्धि होना। बराबर है। मेन कारण क्या है? या तो वस्तु की मांग में वृद्धि होना, या तो खर्च में वृद्धि होना। तो खर्च में वृद्धि, ये दोनों के अलावा भी कुछ दूसरे कारण है ना। तो वो कारण ऐसे हैं कि मतलब वहाँ पे ये कुछ ऐसे परिस्थिति है, जैसे कि यहाँ पे बोला ना कुदरती आपदा, जैसे कि ये कुदरती आपदा आ गई, अचानक कुदरती आपदा, अचानक भूकंप आ गया, तो क्या करेंगे? उस टाइम पे उस कुछ समय के लिए भूकंप आ गया था, मतलब वहाँ पे कच्छ में, तो कुछ समय के लिए 6 महीना साल तक क्या हुआ था? 6 महीना साल तक क्या हुआ?
वहाँ पे मतलब वस्तु की पूर्ति बहुत कम हो गई थी, तो बहुत कम हो गई तो उस टाइम पे मुद्रास्फीति हो गई। लेकिन वो मुद्रास्फीति कम समय के लिए होती है, वो मुद्रास्फीति लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? हाँ बोलो संध्या। क्या? हाँ तो क्या हो रहा था? देखो, हमारे देश की अर्थतंत्र की बात को मैं हर तरीके से देखने जाऊँ तो अभी उसके बारे में इस स्ट्रक्चर के साथ हर जगह पे लेना देना है, लेकिन ऐसा हमारा जटिल हो गया है कि उसको पूरे मतलब मैं डिटेल में समझाने जाऊँ तो इसके साथ साथ मुझे बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो धीरे 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 आपको समझ में आएगा। जैसे कि अभी एक मैं बात बताऊँ, अभी समझ लो कि अगर पब्लिक मतलब यहाँ पे अभी कोरोना की वजह से चीन की चीज़ें मतलब आने के लिए मतलब लोग मना कर रहे हैं, मतलब चीन से आयात करना बंद कर दिया, बहुत कुछ हुआ है सब, है ना। तो आयात करना बंद कर दिया, मतलब आयात पता है ना सबको, विदेश से हम चीज़ें मंगवाते हैं, तो विदेश, हाँ, तो वो आयात करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? वस्तु आयात करना बंद कर देंगे तो हमारे देश में वो चीज़ का उत्पादन होना चाहिए, है ना। लेकिन वो चीज़ का उत्पादन इंडिया में हो रहा है, लेकिन वो इंडिया में जो हो रहा है उसका भाव तो ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि अभी पूर्ति कम हो गई ना, विदेश से जो आने वाली चीज़ें थी, विदेश से जो चीज़ें आ रही थी, चीन से जो चीज़ें आ रही थी, है वो तो अभी उस चीज़ की तो पूर्ति में कमी हो गई, पूर्ति में कमी हो गई तो क्या होगा? अब मांग में तो, मांग और पूर्ति में तो मतलब बैलेंस तो नहीं रहा ना, मांग और पूर्ति का, मांग और पूर्ति का बैलेंस नहीं रहा। और हमारे देश वाले लोग तो ज़्यादा पैसा खरीद मांगेंगे उस चीज़ का। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं बताऊं, पहली बात तो हमारे चीज़ में तो उत्पादन ही महंगा पड़ता है ना, चाइना से, वो चाइना वालों को जितना उत्पादन सस्ता पड़ता है इतना हमारे देश वालों को उत्पादन महंगा पड़ता है, उतना चाइना जितना सस्ता हमारे देश वालों का उत्पादन नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़, हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें महंगी है, हाँ, जो जो अगर 5 रुपये की चीज़ जो चाइना से मिल रही है ना, वही चीज़ अगर इंडिया में भी अगर 5 रुपये में बनती हो तो भी वो 5 रुपये की चीज़ 50 में ही बेचेंगे। क्यों? क्योंकि उसका उत्पादन करने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति को भी घर खर्च करना होगा, तो वो अपना मुनाफा उसमें जोड़ेगा, तो अपने मुनाफे में वो अपने पूरा खर्च जोड़ देगा अपने घर का, परिवार का, क्योंकि उसको तो परिवार का खर्च तो कम चलाना है ना, लेकिन उसको परिवार चलाने के लिए ज़्यादा महंगा पड़ता है इंडिया में, इसलिए वो चीज़ 5 रुपये की 50 की हो ही जाएगी। दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ मैं ये बताऊं कि समझ लो कि चाइना से जो हम माल मंगवा रहे हैं, डायरेक्ट उपयोग करने वाले मांग मंगवा रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हम बोलते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे इंडिया में मोबाइल बनाना है, समझ लो इंडिया में मोबाइल बनाना है, तो मोबाइल तो बनता है इंडिया, मेड इन इंडिया लिखा होता है, हाँ, लेकिन उसके अंदर स्पीकर, माइक, स्क्रीन, वो सब तो विदेश से मंगवाते हैं। उसका क्या, अगर वो सब चाइना से मंगवाना बंद कर दिया तो हमारे देश में वो मोबाइल बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बन पाएगा। हाँ, नहीं बन पाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? चाइना से तो हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि चाइना से तो मंगवाना बंद कर दिया है, अगर समझ लो, कल्पना करो, तो अमेरिका वाला या जापान वाला प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, लेकिन वो लोग तो हमें महंगा बेचते हैं, और इस टाइम पे उसको पता है कि भाई ये चाइना का माल यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो वो और भी महंगा कर देंगे, क्योंकि उसके पास उसको पता हो, चल गया कि भाई इंडिया में उस वस्तुओं की कमी हो गई, उस वस्तुओं की पूर्ति कम हो गई, पूर्ति कम हो गई तो हम भाव बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो, तो और 3 टॉपिक ले लेते हैं। तो अन्य रीज़न में यहाँ पे एक चीज़ दी है, सरकार का करवेरा नीति। करवेरा नीति मतलब सरकार अगर ज़्यादा टैक्स लेगी तो क्या होगा? हर एक चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ के लिए, जैसे कि जीएसटी है, तो वो ज़्यादा लेगी तो क्या होगा? तो उस चीज़ का जीएसटी में वस्तु या सेवा, वस्तु या सेवा, खाली यहाँ पे हम वस्तु की पूर्ति लिख रहे हैं, लेकिन वस्तु और सेवा दोनों लिख सकते हैं। वस्तु या सेवा पे जो कर लगाया जाता है वो ज़्यादा लेंगे, तो वस्तु या सेवा कितनी महंगी मिलेगी कि सस्ती मिलेगी?
महंगी मिलेगी ना, टैक्स सरकार इसके ऊपर टैक्स ही ज़्यादा लगा दिया तो ऑलरेडी वो महंगी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हमारा टैक्स की बात छोड़ देते हैं, हम विदेश से जो माल मंगवाते हैं वहाँ विदेश वालों ने अगर भाव बढ़ा दिया तो, जैसे कि पेट्रोल है तो पेट्रोल के भाव हम तो ज़्यादातर पेट्रोल यहाँ पे बुक में लिखा है 70% जितना पेट्रोल तो हम विदेश से ही मंगवाते हैं, है ना। अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पे पेट्रोल का भाव अगर बढ़ गया तो इंडिया में भाव बढ़ेगा कि नहीं पेट्रोल का? अगर इंडिया में भाव बढ़ गया और उसमें भी सरकार ने पेट्रोल पे टैक्स लगा दिया, ठीक है, तो भाव बढ़ गया है पेट्रोल में, तो पेट्रोल ऐसी चीज़ है कि पेट्रोल में भाव बढ़ेगा तो हर एक चीज़ का भाव बढ़ेगा, क्योंकि पेट्रोल की चीज़ों के ऊपर ही हर एक चीज़ का भाव निश्चित है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है ना। अगर कोई वस्तु बॉम्बे में उत्पादन हो रही है और सूरत में हमें मंगवानी है तो पेट्रोल का खर्च तो उसमें लगेगा, पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो वो चीज़ यहाँ पे आएगी तो उसकी लागत भी बढ़ जाएगी, लागत बढ़ जाएगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, है ना। तो आयात जो हम वस्तु करते हैं उसकी मूल्य में अगर वृद्धि हो गई तो भी भाव बढ़ जाएगा। क्लियर है? अभी क्या हो रहा है देखो, जमीन पूंजी श्रम और नियोजक की बात कर रहे थे, तो जमीन पूंजी श्रम अभी कोरोना की हालत में हम देखें तो जमीन पूंजी श्रम और नियोजक में क्या हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे ये चार चीज़ में वे सबसे पहली बात है पूंजी। जिसके पास पूंजी है वो लोग ब्याज लेना कम बंद नहीं कर रहे हैं बंद नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं। जिसके पास ज़मीन या ऐसा कोई भी चीज़ है, मकान है, जिसका वो लोग भाड़ा लेते हैं, वो भाड़ा लेना बंद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। शायद 1 महीने का कर भी दे लेकिन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो वो भाड़ा लेना बंद नहीं कर रहे हैं। और भाड़ा लेना बंद नहीं कर सकते क्योंकि उसने भी ज़मीन लोन पे खरीदी होगी तो उसको भी तो ब्याज चुकाना होगा, है ना। लेकिन ये दो चीज़, ये ज़मीन और पूंजी क्या है, ज़मीन और पूंजी क्या है? कृत्रिम है ना, कृत्रिम है, उसके ऊपर हमारा खर्च हो रहा है ना। तो ज़मीन जिसके पास है, पूंजी जिसके पास है, वो तो भाड़ा और ब्याज ले ही रहे हैं। लेकिन जो श्रमिक है उसका वेतन तो बंद हो गया। जो नियोजक है, छोटा मोटा नियोजक है, छोटा मोटा व्यापारी है, उसका तो लाभ बंद हो गया। तो ये दोनों का लाभ बंद हो गया, ये दोनों का लाभ बंद हुआ ही नहीं, उसका आवक चालू ही चालू है, तो ये कितना इम्बेलेंस करेगा? ठीक है, तो ये मूल्य वृद्धि का टॉपिक तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे अधूरा ही रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर में मूल्य वृद्धि क्या है वही समझना है। मूल्य वृद्धि कैसे दूर किया जाएगा उस चैप्टर उसके बारे में हमें इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो यही पूरा स्ट्रक्चर वापस हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में, है ना। लेकिन उस चैप्टर के लिए भी थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए बैंकिंग के बारे में, है ना। बैंकिंग के बारे में अगर हमारे पास नॉलेज आएगा तो ये पूरा मुद्रास्फीति वाला टॉपिक वापस हम छेड़ेंगे और मुद्रास्फीति को कैसे कम किया जाएगा वो हम सीखेंगे उस चैप्टर में। ठीक है, क्लियर? तो ये चैप्टर आप 101 2 3 बार जितनी बार समझना है पढ़ना है पढ़ो, समझो, उसके बारे में सोचो, नए नए क्वेश्चन बनाओ, और बाद में हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में भी और अगले चैप्टर के बारे में भी। ओके।